बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। निर्मला कहीं से एक बड़ी सी पन्नी ले आई थी। छत की मरम्मत के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस पन्नी को अपनी छत पर चारों तरफ से बांध दिया। छोटी सी झोपड़ी में वो अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। निर्मला भुट्टे बेचने का काम करती थी और बाकी सारे मौसम में वो मक्का के फुल्ले बेचा करती थी। बहुत ही मुश्किल से उन लोगों का गुजारा हो पाता था। पति की मौत के बाद रिश्तेदारों ने भी निर्मला का साथ छोड़ दिया। मरती क्या ना करती। अपने बच्चों को लेकर वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी और पास ही के सरकारी स्कूल में उसने दोनों बच्चों को दाखिला दिलवा दिया। माँ, तुमने ये पन्नी छत पर लगा तो दी, लेकिन ये तो कई जगह से फटी हुई है। हाँ बेटा, जानती हूँ, लेकिन हमारी छत की हालत तो बहुत ही ख़राब है। अगर एक कोना भी बच गया तो कम से कम हम आराम से बैठ तो जाएंगे। माँ, क्या घर में थोड़ा सा बेसन रखा है? आज पड़ोस से बड़ी अच्छी पकोड़ों की खुशबू आ रही थी। माँ, तू भी थोड़े से पकोड़े बना ले, बहुत मन कर रहा है। तभी निर्मला अपनी साड़ी के पल्ले में बंधे हुए रुपए गिनती है। फिर उसमें से 20 रुपए शुभम को देकर बेसन मंगाती है। बच्चों के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाती, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो बच्चों को किसी का मुंह नहीं देखने देती। शुभम जब बेसन लेकर आता है तो वो थोड़े से तेल में एक एक पकोड़ा डालकर तलकर बच्चों को खिलाती है। वो अपने भुट्टो का बोरा और सामान लेकर बस स्टॉप के पास जाकर बैठ जाती है। जल्दी से वो कोयले को जलाती है और उस पर भुट्टे सेकने लग जाती है। हल्की हल्की बारिश आ रही थी। तभी दो लड़कियां वहां पर आती है। भुट्टा कैसे दिया? छोटे वाला 10 रुपए का, बड़े वाला 15 रुपए का। दो छोटे वाले भुट्टे दे देना और मसाला थोड़ा तेज लगा देना। निर्मला फटाफट एक प्लास्टिक के पंखे से हवा करके भुट्टे सेकने लगती है। बारिश थोड़ी और तेज हो जाती है। वो जल्दी जल्दी भुट्टों पर नमक लगाकर दोनों लड़कियों को दे देती है और फटाफट एक छोटी सी पॉलिथीन से खुद को ढक लेती है और कोयले के ऊपर भी एक लोहे का पुराना कनस्तर रख देती है। ये बारिश भी सुबह सुबह आ गई। रात को आ जाती तो कम से कम आज की दिहाड़ी तो निकल जाती। क्या मैं 20 रुपए लेकर जाऊं? नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। हे भगवान, शाम तक के लिए बारिश को रोक दो। वो मन ही मन सोच रही थी, लेकिन अचानक से ही उसके दोनों हाथ खुद ब खुद भगवान के सामने जुड़ गए और आंखों में से आंसू ढुलक कर उसके गालों के नीचे गिर गए। बारिश कम होने के बजाय और तेज होनी शुरू हो गई। बस स्टॉप भी पूरा खाली हो गया। निर्मला 1 घंटे तक किसी ग्राहक के इंतजार में कोयले को सुलगा कर बैठी हुई थी। पर इतनी तेज बारिश में कौन भुट्टा खरीदने आता। वो जल्दी जल्दी एक बड़े से पॉलिथीन में सारा सामान इकट्ठा करने लगती है। फिर अपनी टूटी हुई चप्पल को हाथ में लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। गली में बुरी तरह पानी भर चुका था। नालियों का पानी भी बारिश के पानी से मिल गया, जिससे बहुत गंदी बदबू हो रही थी। वो किसी तरह मुंह पर साड़ी का पल्ला रखकर घर में आती है तो देखती है घर के अंदर भी पानी भर चुका है और दोनों बच्चे बर्तन लेकर पानी बाहर फेंक रहे हैं। माँ, देखो ना, हमने छत पर पन्नी लगाई और बारिश इतनी तेज आई है कि गली का सारा पानी घर में घुस गया। मैंने सारा सामान ऊपर रख दिया है, लेकिन फिर भी देखो तो अब हमारे पास बैठने के लिए सिर्फ एक ही चारपाई है। माँ, बाहर बारिश बहुत तेज आ रही है। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर बारिश में भीगने जा रहा हूँ। 8 साल का शुभम क्या जानता था कि घर पर इस तरह पानी भरने और छत टपकने से निर्मला के दिल पर क्या गुजर रही है। खाना बनाने तक की जगह घर में नहीं बची। ले देकर 400 रुपये में यही झोपड़ी रहने को मिली थी। इससे ज़्यादा पैसा मेरे पास भी नहीं है कि मैं कहीं दूसरी जगह पर देखूं। रूपा बेटा, तू एक काम कर, ये सामान वहाँ अलमारी के ऊपर रख दे और मैं देखती हूँ किसी तरह कुछ करके चूल्हे को ऊपर रखकर खाना बना लूँ। रूपा अपनी माँ की मदद करने लगती है। तभी एक तरफ से निर्मला के घर की छत टपकनी शुरू हो जाती है। फिर वो एक बड़ा सा पतीला उठाकर वहां लगा देती है।
कुछ लोगों के लिए बारिश अच्छा मौसम था, लेकिन उस गरीब निर्मला के लिए ये बड़ी ही आफत का मौसम था। सर्दियां तो जैसे तैसे कपड़े ज्यादा पहनकर भी काटी जा सकती है, लेकिन बारिश का क्या करें। उधर शुभम अपने सब दोस्तों के साथ खेलता खेलता कुछ आगे बने हुए बड़े घरों के सामने खेलने लगता है। बड़े घरों के सामने पानी ना भर जाए इसलिए एमसीडी के कुछ लोग बड़ी बड़ी नालियों को साफ कर रहे थे, जिससे कि सारा पानी साथ में लगे हुए गटर में चला जाए। और उन अमीर घरों के बच्चे भी बाहर आकर बारिश में भीग रहे थे। भागो यहाँ से। तुम लोग यहाँ कैसे खेलने आ गए? क्यों? सड़क पर ही तो खेल रहे हैं। यहाँ पर तो कोई भी खेल सकता है। हमारे यहाँ बारिश के साथ नाली का गंदा पानी भर गया है, इसलिए हम लोग यहाँ साफ सड़क पर बारिश में भीगने आए हैं। चलो चलो, यहाँ से चलो। यहाँ तुम लोग नहीं खेल सकते। वो लोग शुभम और उसके दोस्तों को वहां से भगाने लगते हैं। तभी उन्हीं लड़कों में से एक लड़के की छोटी बहन निशी घर से निकलकर बारिश में भीगने के लिए आती है। भैया मैं भी खेलूंगी, मुझे भी बारिश में भीगना है। उधर उसका भाई अपनी बहन की बात नहीं सुन रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा आगे निकल जाता है। इतने वो लड़की भागते हुए एमसीडी के खुदे हुए खड्डे में गिर जाती है। पानी का तेज बहाव गटर की तरफ जा रहा था। शुभम की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, वो भाग कर जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। पर छोटा शुभम जब दम लगाकर ऊपर खींचने लगता है, तो वो लड़की आधी गटर में जा चुकी थी। ये देखकर शुभम के साथ आए हुए सारे लड़के वहां से भाग जाते हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें किसी तरह ऊपर खींच लूंगा। तुम भी थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करो। उधर वो छोटी निशी डर के मारे बहुत रोने लगती है। 10 मिनट के करीब हो जाते हैं, पर शुभम की आवाज देने पर भी वहां कोई नहीं आ रहा था। तभी एमसीटी के लोग अपना लंच खत्म करके आते हैं, तो देखते हैं तेज बारिश में एक लड़का छोटी बच्ची के हाथ पकड़े हुए उसे बाहर खींच रहा है। वो भाग कर जाते हैं और बच्ची को बाहर निकाल लेते हैं। तभी छोटी बच्ची की माँ उसे बुलाते हुए बाहर आ जाती है और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो भागकर उसे गोदी में उठा लेती है। तुमने बहुत दिलेरी दिखाई बेटा। हमसे ही गलती हो गई, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। इस बच्चे ने आपकी बेटी को बचा लिया। बारिश हो रही है बहन जी, थोड़ा ध्यान रखा करो अपने बच्चों का। इस तरह बाहर मत भेजा करो। हम भी अभी अपना काम खत्म करके यहाँ का खड्डा भर देंगे और गटर भी बंद कर देंगे। निशी की माँ शुभम के गाल को प्यार से छूती है और उसके सर पर हाथ फेरती है, और शुभम वहां से भागता हुआ अपने घर की तरफ आ जाता है। कहाँ चला गया था? मैं सारा मोहल्ला देख कर आ गई। खबरदार जो ज़्यादा दूर गया, भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ भटक रहा है। चल घर के अंदर आ। पता है माँ, अभी ना हम लोग दूसरे मोहल्ले में खेल रहे थे, तभी एक छोटी लड़की गटर में गिरने वाली थी। पता है, मैंने उसे बचा लिया। ये सुनते ही निर्मला अपने बेटे को गले लगा लेती है। हाय बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? इस तरह वहां जाने की क्या जरूरत थी? तभी रूपा, जो शुभम को ढूंढने के लिए बाहर गई थी, भीगते हुए घर के अंदर आती है। बारिश मूसलाधार हो रही थी। पूरी भीगी हुई रूपा ठंड से कांपने लगती है। निर्मला जल्दी से एक फटी हुई चादर लाकर उसके सारे बदन को पोंछती है और फिर उसे कपड़े बदलने को देती है। तभी वो देखती है कि घर में थोड़ा सा भी दूध नहीं है कि वो कांपती हुई रूपा को चाय बनाकर दे दे। तू जरा रूपा को देख, मैं दूध लेकर आती हूँ। पॉलिथीन से खुद को लपेटे हुए निर्मला दूध के लिए दुकान पर जाती है, तो देखती है कि दुकान बंद है। तभी वो दूसरी दुकान पर जाती है, पर मूसलाधार बारिश की वजह से सब ने दुकान बंद कर ली थी। वो वापस आती है तो रूपा बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। निर्मला जल्दी से पानी गर्म कर उसे गर्म पानी पीने को देती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम हो जाती है, पर बारिश मूसलाधार लगातार बरस रही थी।
घर में पानी भर चुका था। रूपा ठंड से बुरी तरह कांप रही थी और निर्मला को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना बनाए तो कहाँ बनाए। फिर जैसे तैसे करके वो अपने बच्चों के लिए दो दो रोटियां बनाती है। खाना खाने के बाद एक चारपाई पर तीन जने कैसे सोते। निर्मला दोनों बच्चों को लिटाकर खुद बैठ जाती है। तभी वो रूपा के सर पर हाथ रखती है तो रूपा को बहुत तेज बुखार होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों भेजा मैंने रूपा को? मेरी बच्ची को तो तेज बुखार हो गया है। तभी वो उठकर दवाई का डब्बा देखती है, पर उसमें सिर्फ एक दर्द की गोली पड़ी थी और अभी तो पूरी रात बाकी थी। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और गली का पानी भी घर के अंदर घुस रहा था। तभी निर्मला बड़ा सा बर्तन लेकर घर में घुसे पानी को वापस गली में फेंकने लगी। हे प्रभु, बारिश को रोक दे और जल्दी से सुबह कर दे ताकि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा लूं। जैसे तैसे करके निर्मला बच्चों के साथ रात बिताती है। सुबह होते होते बारिश कम हो जाती है। वो देखती है रूपा अभी भी ठंड से कांप रही थी और उसे तेज बुखार था। वो रूपा को चद्दर में लपेटकर अपनी गोद में उठाती है और शुभम का हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने अभी दुकान नहीं खोली थी। तब वो वहां से काफी दूर पैदल चलते हुए क्लिनिक पर पहुंचती है। बाहर से देखने पर ही क्लिनिक काफी महंगा लग रहा था। अंदर जाने से पहले निर्मला बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। अगर इस डॉक्टर ने ज़्यादा फीस बोली तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो इस समय सिर्फ 150 रुपये हैं। ऐसा करती हूँ, अंदर चली जाती हूँ। कम से कम बुखार की गोली तो ले ही लूँगी, या तो फिर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दूँगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं पर मेरी बच्ची को दवाई दे दो। आखिर निर्मला से रुका नहीं जाता और वो अपने बच्चों को लेकर क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को कल रात से बहुत तेज़ बुखार है। ये बारिश में भीग गई थी। आप इसे कोई दवाई दे दो। यही वह बच्चा है जिसने कल हमारी बेटी की जान बचाई। डॉक्टर रूपा का इलाज शुरू करता है और दवाई वगैरह देने के बाद कहता है, ये मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, सुबह शाम देना, ठीक है? और तीसरे दिन आकर फिर मुझे दिखाना। निर्मला की सांसें नीचे के नीचे रह जाती है क्योंकि उसे डर था कि अब पता नहीं डॉक्टर फीस कितनी बोलेगा। डॉक्टर साहब, फीस कितनी हुई? कोई फीस नहीं है। आप बेटी को लेकर आराम से घर जाओ और 3 दिन बाद आकर मुझे ज़रूर दिखाना। आपके बेटे ने मेरी बेटी की जान बचाई है। वो तो ये कल वहाँ से चला गया था, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि कौन था जिसने इसकी मेरी प्यारी बेटी की जान बचाई। निर्मला बच्चों के साथ दूध बिस्किट लेकर घर आ जाती है। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। वो रूपा के लिए जल्दी से चाय बनाती है और बिस्किट खिलाने के बाद उसे दवाई देती है। जहां कई लोगों के लिए बारिश का मौसम सुहाना मौसम होता है, वहीं निर्मला के लिए एक दिन की बारिश कहर बन गई। गरीब नाव वाला। रमेश शोलापुर नाम के एक गांव में रहता था, जो कि शहर से बहुत दूर था और शहर तक पहुंचने के लिए कोई पक्का रास्ता भी नहीं था। लोग अक्सर नाव से सफर करते थे क्योंकि पैदल चलकर जाने में बहुत समय लग जाता था और गांव के ज्यादातर लोग शहर जाकर ही काम धंधा करते थे और अपना जीवन चलाते थे। इन्हीं गांव वालों में से एक था रमेश, जो कि बहुत गरीब था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसके घर पर उसकी माँ, उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे, जिनकी जिम्मेदारी अकेले रमेश पर थी। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो नाव चलाने का काम करता था। अपनी गरीबी के कारण वो कुछ ज्यादा नहीं कर सका। उसके पिता उसे छोटी उम्र में ही छोड़कर चले गए। रमेश की पत्नी रमा बहुत तेज थी। उसे रमेश का नाव चलाना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि रमेश शहर जाकर कुछ नौकरी करे और ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन रमेश को
शहर का जीवन पसंद नहीं था। वो रोज नाव पर आते जाते लोगों की बातें सुनता रहता था कि शहर में काम करना कितना मुश्किल था, और फिर उसे गांव का सीधा सादा जीवन ही पसंद था। अरे बोलू भैया, तुम कल नहीं आए? कल कहीं गए थे क्या? हाँ रमेश, तुम्हारी भाभी के भाई की शादी थी तो वहीं गए थे, इसलिए नौकरी की छुट्टी ले रखी थी हमने। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। और इसी तरह रमेश सबसे बातें करता हुआ अपनी नाव चलाता था। उसकी नाव पर जाने वालों को भी रमेश की बातें अच्छी लगती थी। एक बार की बात है, रमेश रात को अपने घर पर आता है तो उसकी माँ कहती है, अरे रमेश बेटा, तेरा काम कैसा चल रहा है? तू रोज अपनी नाव में बैठाकर लोगों को शहर पहुंचाता है। मुझे तो तेरी बड़ी चिंता लगी रहती है। अरे नहीं माँ, तू भी बेकार ही चिंता करती है। नाव चलाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर नाव पर बैठकर लोगों की बातें सुन सुनकर तो मुझे और भी मजा आता है। हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है, पर तुझे तो पता ही होगा कि तेरे पिताजी भी इसी नाव के चक्कर में भगवान को प्यारे हो गए। वो मनहूस रात आज भी मुझे अच्छे से याद है। अरे माँ, तू भी क्यों पुरानी बातें याद कर करके अपना मन दुखी करती है? मुझे तो तैराकी भी अच्छे से आती है, तू मेरी चिंता मत किया कर। हाँ बेटा, सही कहा तूने, पर मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। इतने में रमेश के दोनों बच्चे अपने दादी के पास आते हैं और कहते हैं, अरे दादी, क्या हुआ था दादाजी के साथ? हमें भी बताओ ना। अरे कुछ नहीं मेरे बच्चों। नहीं नहीं दादी, तुम्हें बताना ही पड़ेगा क्या हुआ था। तो सुनो उस मनहूस रात के बारे में। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तुम्हारे दादाजी नाव से वापस आ रहे थे। उनकी नाव पर उनके अलावा कुछ और भी लोग थे। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया था और तूफान भी बहुत तेज था। उन्होंने बहुत कोशिश की नाव को किनारे पर सही सलामत लेकर आने की, लेकिन उस भयंकर तूफान में उनकी नाव और नाव में बैठे सभी लोग नदी में डूब गए। दादी उन्हें उस रात के बारे में बता देती है। दादी की बात सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं और अपने पिताजी से जाकर लिपट जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, पिताजी, तुम नाव चलाना छोड़ दो, कुछ और काम कर लो। कहीं आपके साथ भी दादाजी के जैसे हो गया तो? अरे नहीं मेरे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ, तूने भी बेकार में ही बच्चों को डरा दिया। अरे नहीं मेरे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे पिता के साथ। डरो मत, चलो अब सो जाओ। अगले दिन रमेश अपने काम पर निकलने ही वाला होता है कि अचानक तेज बारिश हो जाती है। रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, सुनो जी, आज तो मौसम बहुत खराब लग रहा है। आज तो तुम काम पर ना जाओ तो ही अच्छा। अरे नहीं रमा, अगर आज काम पर नहीं गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और नदी इतनी बड़ी तो है नहीं कि उसमें नाव चलाने में कोई परेशानी हो। नहीं जी, मेरा मन नहीं मानता। आज तुम ना ही जाओ। एक दिन नहीं जाओगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम मत जाओ। लेकिन रमेश रमा की बात नहीं सुनता और काम पर चला जाता है। बारिश भी तेज हो जाती है और नदी में भी पानी भर गया था, और आज कोई नदी पार करने के लिए भी नहीं आया था। अरे रमेश, क्या कर रहा है यहाँ पर इतनी बारिश में? आज घर चला जा। क्या बात कर रहे हो भोलू भैया? अगर मैं भी घर चला गया तो उस पार जाने वालों का क्या होगा? कोई नहीं जाएगा आज नदी के उस पार। तू देख नहीं रहा क्या कितनी तेज बारिश हो रही है? भोलू रमेश को बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ देर वहीं रुकने के बाद रमेश भी अपने घर के लिए वापस चल पड़ता है और कुछ ही देर में वो वापस घर पर आ जाता है। अरे बेटा, तू वापस आ गया। तू तो एक दिन भी नहीं रुकता घर पर। हाँ माँ, वो आज मौसम बहुत खराब है ना, इसलिए आज कोई भी नदी के पार जाने के लिए आया ही नहीं। हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। चल, आज हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे।
बेचारे बच्चे भी तरस जाते हैं बाप के लिए। इतने में बच्चे भी अंदर से आ जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। आज तो पिताजी सारा दिन हमारे साथ रहेंगे। आज हम पिताजी के साथ खूब खेलेंगे। और फिर वो अपने पिताजी के पास आ जाते हैं और सब लोग खाना खाने लगते हैं। अरे माँ, तू रोज ये दाल रोटी ही खिलाती है, कभी तो कुछ अच्छा खिला दिया कर। हाँ हाँ, तेरे पिताजी तो कलेक्टर है ना जो तुझे अच्छा खाना खिलाऊं। चुपचाप जो बना है वो खा लो। हाँ माँ, तू रोज ये सूखी रोटी और दाल ही बनाती है। आज पिताजी घर पर हैं, कुछ अच्छा सा बना देना। हाँ बहू, बच्चे ठीक कह रहे हैं, जरा खीर बना दे बच्चों के लिए और मेरे बेटे के लिए। अगर आज खीर बना दी तो कल भूखा रहना पड़ेगा माँ जी। अरे नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बहुत ज्यादा भूख भी नहीं लगी है आज। और वो आधे खाने में से ही उठकर चला जाता है। देख बहू, तूने नाराज कर दिया ना मेरे बेटे को। वो कुछ बड़ा नहीं कर सका तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। हम ही उसे अपनी गरीबी के कारण कुछ काबिल नहीं बना पाए। हाँ हाँ ठीक है, तो मैंने कौन सा कुछ गलत कहा। अब जितना कमाते हैं उसमें ऐसा ही खाना मिलेगा। मैं तो इन्हें रोज कहती हूँ कि शहर जाओ और नौकरी कर लो, पर वो कहाँ मेरी सुनने वाले। और फिर सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। रमा दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि एक औरत दरवाजे पर खड़ी है और रो रही है। रमा उसे देखकर पूछती है, अरे तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? वो मेरे पति बहुत बीमार है, उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएंगे। क्या रमेश भैया अपनी नाव में बैठाकर उन्हें शहर ले जा सकते हैं? अरे जरा बाहर तो देखो, मौसम कितना खराब है और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। ऐसे में कैसे वो नाव चलाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, देखो बारिश भी रुक गई है, मेरी मदद करो। इतने में रमेश बाहर आता है। सब कुछ सुनने के बाद वो उस औरत के साथ नदी की तरफ चल देता है। बारिश तो रुक गई थी लेकिन नदी का बहाव तेज था। उस औरत के बार बार कहने पर रमेश तैयार हो जाता है और फिर कुछ देर बाद वो औरत अपने पति को लेकर नदी की तरफ आती है और अपने पति को नाव पर बैठा देती है। रमेश नाव चलाने लगता है। रमेश बहुत सावधानी से नाव चला रहा था। बहन जी, आप इनको अच्छे से पकड़कर बैठिए। देखिए आज नदी का बहाव ज्यादा है, थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। रमेश की नाव तेज बहाव को पार करती हुई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है। वो औरत अपने पति को अस्पताल की तरफ ले जाती है और रमेश वापस आने लगता है। नाव में रमेश अकेला ही था और फिर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश तो फिर से आ गई, थोड़ी देर और रुक जाती तो मैं वापस पहुंच ही जाता। अचानक नदी का बहाव और तेज हो गया और उसकी नाव का संतुलन बिगड़ जाता है और वो नदी में डूब जाता है। रमेश को तैरना तो आता था, पर नदी का बहाव तेज होने के कारण वो बहने लगता है और बहुत दूर निकल जाता है। रात हो जाती है। रमेश अब तक घर नहीं लौटा था। सब परेशान हो जाते हैं। रमेश की माँ भी रोने लगती है और कहती है, अरे मेरा बेटा न जाने कहाँ चला गया, अब मैं क्या करूं? मैंने तो पहले ही मना किया था कि मत करो ये काम। हे भगवान, अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? रात तो ऐसे ही निकल जाती है। अगले दिन रमेश के बारे में सुनकर सभी गांव वाले रमेश के घर पर आते हैं और कहने लगते हैं, अरे बहुत अच्छा आदमी था बेचारा रमेश, सबकी मदद करता था। अरे कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगा वापस। तुम रो मत रमेश की माँ। हाँ हाँ रमा बहन, रमेश वापस आ जाएगा। जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। रमा रो रही थी। कुछ देर बाद सब गांव वाले चले जाते हैं और फिर वही औरत आती है और कहती है, अरे रमेश भैया कहाँ हैं? मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। जब किसी ने मेरी मदद नहीं करी तब रमेश भैया ने मेरी मदद करके मेरे पति की जान बचाई। उसकी बात सुनकर रमा भड़क जाती है और कहती है, अरे तेरा पति तो बच गया, लेकिन मेरा पति ना जाने कहाँ चला गया, अब तक नहीं लौटा। ये सब तेरी वजह से हुआ। पूरे गांव में तुझे मेरा ही पति मिला अपनी मदद के लिए। अरे रमा बहन, मुझे माफ कर दो, तुम चिंता मत करो, वो जरूर वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर वो भी वहां से चली जाती है।
और फिर कुछ दिनों तक सब रमेश का इंतजार करते रहे, लेकिन रमेश वापस नहीं आया। अब तो सबको लग रहा था कि रमेश कभी वापस नहीं आएगा। बच्चों को भी लगने लगा था कि उनके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। मुन्नी अपनी दादी से कहती है, देखो दादी, तुम्हारी कही बात सच हो गई। जो दादाजी के साथ हुआ वही पिताजी के साथ भी हो गया। दादाजी भी दूसरों की मदद करते करते दुनिया से चले गए और आज पिताजी भी। ऐसा कहकर वो भी रोने लगी। दादी उसे अपने गले से लगा लेती है। मत रो मेरी बच्ची, तेरे पिताजी जरूर वापस आएंगे। भगवान इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। रमा भी दादी के पास आकर रोने लगती है। दादी सबको चुप कराने लगती है। फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर खटखट होती है। दादी दरवाजा खोलती हैं कि तभी सामने रमेश को खड़ा देखकर, अरे अरे मेरा बेटा आ गया, और झट से रमेश को अपने गले से लगा लेती हैं और फिर कहने लगती हैं, मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। भगवान ने मेरे पति को तो छीन लिया था, पर वो तुझे इतनी जल्दी मुझसे दूर नहीं कर सकता था। तभी रमेश के साथ 2 लोग और होते हैं। वो वही लोग थे जिनकी मदद रमेश ने की थी, एक औरत और एक आदमी। इतने में रमा और बच्चे भी अंदर से आ जाते हैं। अपने पिताजी को देखकर बच्चे भी खुश हो जाते हैं। रमा तो अपने पति को सामने देखकर खुशी के मारे रोने ही लगती है। तभी वो औरत रमा के पास आती है और कहती है कि उसने और उसके पति ने रमेश को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। उसने कई जगह रमेश को ढूंढा, नदी से लगने वाले सारे गांव में गए और उन्होंने वहां रमेश के बारे में पता किया। एक दिन पता चला कि रमेश पास ही के अस्पताल में भर्ती था। उसके सिर पर चोट लगी थी। वो 3 दिन तक बेहोश पड़ा था। वो लोग उसके पास गए, उसके इलाज में मदद की और आज वो जैसे ही ठीक हुआ उसे लेकर उसके घर आ गए। बस इतनी गलती हुई कि हम लोग आपको बताना भूल गए कि तुम लोग भी रमेश की चिंता में लगे होगे। हमें लगा कि हम रमेश को बिल्कुल अच्छा करके ही तुम्हारे सामने लाएंगे, इसलिए थोड़े दिन लग गए। रमेश की माँ कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे बेटे की जान बचाई, नहीं तो हम गरीबों का क्या होता। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद रमेश अब बिल्कुल ठीक हो गया था और फिर से वो लोगों को नदी पार कराने लगा था। अब सब ठीक हो गया था।